बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था, तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनहेरिटेंस क्या होती है इसके बारे में अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। इनहेरिटेंस स्टूडेंट कहते हैं वरासत को, यानी उर्दू में इनहेरिटेंस किससे कहते हैं? वरासत को कहते हैं। यानी जब किसी पर्सन की डेथ होती है तो उसकी जो जायदाद होती है, जो डिकीज्ड पर्सन होता है यानी जो मरने वाला शख्स होता है, उसकी जो जायदाद होती है वो उसके हेयर्स में यानी वारिसान में तकसीम होती है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो वारिसान है यानी जो हेयर्स ऑफ अ डिकीज पर्सन है वो कौन कौन है और उनमें जायदाद यानी उसकी जो वेल्थ है वो किस हिसाब से किस रूल के तहत उनमें डिवाइड होगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट किसी भी शख्स की या किसी पर्सन की डेथ में उसके जो सबसे ज्यादा हकदार होते हैं उसके जायदाद में वो उसके बच्चे होते हैं। यानी बच्चों में अब डॉटर भी आते हैं, सन भी आते हैं। तो इट मीन्स के जो हेयर्स हैं उनमें सबसे पहले क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। और इसके बाद जो पेरेंट्स होते हैं यानी माँ बाप होते हैं वो भी जो डिकीज्ड पर्सन होगा उसके वारिस कहलाएंगे। और इसके अलावा जो थर्ड स्टेप पे हेयर्स हैं वो है दीस आर द हेयर्स ऑफ अ डिकीज्ड पर्सन। हेयर्स स्टूडेंट कहते हैं वारिसान को, यानी जो वारिसान होते हैं जिनमें जायदाद तकसीम होनी है डिकीज्ड पर्सन की, मरने वाले शख्स की, वो उनमें सबसे पहले बच्चे हैं, फिर माँ बाप हैं। और इसके बाद जो है वो अगर किसी मेल की डेथ हो गई है तो इट मींस कि जो विडो है यानी जो बेवा है वो भी क्या होगी? जायदाद में उसका भी हक होगा, तो विडो को भी शेयर देना होगा। इसके बाद अगर लेट्स सपोज कोई फीमेल की डेथ होती है तो फिर जो हस्बैंड होता है उसका भी उस फीमेल की जिसकी डेथ हुई है उसकी जायदाद में उसका भी हिस्सा होगा। तो इट मींस के अगर किसी फीमेल की डेथ होती है तो फिर हस्बैंड भी क्या होगा? वारिस में आएगा। इसी तरीके से ये क्या है? किसी भी शख्स की डेथ हो तो ये उसके वारिसान होते हैं यानी हेयर्स होते हैं। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले ये क्लियर करना है कि सम इंपॉर्टेंट शेयर ऑफ हेयर्स, यानी अगर किसी पर्सन की डेथ होती है तो जो हेयर्स हैं उनमें जो हेयर्स का जो शेयर है वो कैसे और क्या क्या होगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि एक पर्सन की डेथ होती है और उसके पास जो अमाउंट है, जो वेल्थ उसकी पीछे रह जाती है वो x रुपीज है। यानी लेट द टोटल अमाउंट ऑफ अ डिकीज्ड पर्सन, यानी जो टोटल अमाउंट है किसी डिकीज पर्सन की यानी जो इज x रुपीज। यानी हम क्या सपोज करते हैं कि एक डिकीज्ड पर्सन ने अपने पीछे जो टोटल अमाउंट बाकी रखी है अपने जायदाद के तौर पे x रुपीज रखी है। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे ये देखेंगे कि इन x रुपीज में माँ बाप यानी जो पेरेंट्स है उनका कितना शेयर होगा, विडो का कितना शेयर होगा, हस्बैंड का कितना शेयर होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन, यानी जो चिल्ड्रन है उनकी मौजूदगी में। शर्त यह है कि जो डिकीज्ड पर्सन है उसके चिल्ड्रन मौजूद हो। तो चिल्ड्रन की मौजूदगी में, चिल्ड्रंस यानी जो बच्चे हैं उनकी मौजूदगी में जो माँ बाप है यानी जो पेरेंट्स है इनका क्या शेयर होगा, विडो का क्या शेयर होगा और हस्बैंड का क्या शेयर होगा। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि शेयर ऑफ पेरेंट्स क्या होता है, यानी शेयर ऑफ फादर एंड मदर क्या होगा, जिनको हम क्या कहते हैं? पेरेंट्स कहते हैं।
तो याद रखें कि जो पेरेंट्स का शेयर होता है इन x रुपीज में वो 1/6 ऑफ x होता है, यानी जो टोटल अमाउंट है उसका 1/6 किसको जाएगा, पेरेंट्स को जाएगा। 1/6 ऑफ टोटल विल बी द शेयर ऑफ द पेरेंट्स। अब यहां पर जो टोटल अमाउंट है डिकीज्ड पर्सन के, वो आपके पास कितनी है, वो आपके पास है, आपने सपोज किए वो x रुपीज, तो इट मींस के 1/6 का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 6, तो 1 डिवाइडेड बाय 6 इनटू x करेंगे तो x इज द टोटल अमाउंट विच अ डिकीज्ड पर्सन लेफ्ट, यानी x वो टोटल अमाउंट है जो एक डिकीज्ड पर्सन अपने पीछे छोड़ गया है। उस x में से जो पेरेंट का शेयर होगा वो क्या होगा, 1/6 होगा। तो इट मींस के पेरेंट्स का शेयर हम कैसे फाइंड करेंगे, x को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/6 का मतलब होता है स्टूडेंट की जो x है उसके आपने 6 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, और 6 इक्वल पार्ट्स बनाने के बाद उन 6 पार्ट्स में से एक पार्ट जो होगा वो क्या होगा, पेरेंट्स का शेयर होगा। बाकी जो 5 पार्ट्स होंगे वो मजीद डिवाइड होंगे हेयर्स के अंदर, वारिसान के अंदर। तो अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि शेयर ऑफ विडो क्या होगा, यानी लेट्स सपोज अगर जो डिकीज्ड पर्सन है वो कोई मेल है तो फिर जो उसकी बेवा होगी, यानी जो उसकी बीवी होगी जो कि बेवा हो चुकी है, उसका शेयर कितना होगा इन x रुपीज में। तो याद रखें कि शेयर ऑफ विडो होता है 1/8 ऑफ टोटल अमाउंट। तो यहां पर हमने टोटल अमाउंट को क्या लेट किया है, x लेट किया है, तो इट मींस के 1/8 x विल बी द शेयर ऑफ द विडो, यानी अगर x को 1/8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो दिस इज द 1/8 ऑफ द टोटल आएगा। 1/8 मींस के जो जायदाद है जिसको हमने यहाँ पर x लेट किया है, इसके अगर 8 इक्वल पार्ट्स बनाए तो 8 पार्ट में से एक पार्ट जो होगा वो किसका होगा, वो विडो का हिस्सा होगा, विडो का शेयर होगा। तो इस तरीके से हम वो विडो का शेयर फाइंड करते हैं। अब लेट्स सपोज में हम फर्ज करते हैं कि जो डिकीज्ड पर्सन है, यानी जो मरने वाला शख्स है वो कोई फीमेल है, तो अगर फीमेल हो तो फिर उसकी जो जायदाद है उसमें जो है वो हस्बैंड का कितना शेयर होगा, यानी जो शोहर है उसका शेयर अगर हम फाइंड करना चाहें तो शेयर ऑफ हस्बैंड इक्वल होगा, शेयर ऑफ हस्बैंड होगा 1/4 ऑफ द टोटल अमाउंट, यानी जो टोटल अमाउंट है उसका 1/4 जो होगा वो शेयर ऑफ क्या होगा, हस्बैंड होगा। व्हेन डिकीज्ड पर्सन इज अ फीमेल, यानी जब जो डिकीज्ड पर्सन है, जो मरने वाली शख्सियत है, वो अगर फीमेल हो तो फिर उसकी जो जायदाद में हस्बैंड का जो हिस्सा होगा, शेयर होगा, वो 1/4 x होगा। लेट्स सपोज अगर जो टोटल अमाउंट है डिकीज पर्सन की वो x रुपीज हो, तो ये सारी स्टूडेंट ये जो शेयर है ये तब हम दे सकते हैं, जो पेरेंट्स का शेयर है, जो विडो का शेयर है, जो हस्बैंड का शेयर है, ये तब हम कर सकते हैं जब डिकीज्ड पर्सन की जो बच्चे हों वो मौजूद हों, यानी बच्चों में डॉटर्स भी आते हैं, सन भी आते हैं। इनको शेयर देने के बाद, यानी जो पेरेंट्स का शेयर है उसको निकालने के बाद, विडो का शेयर निकालने के बाद और हस्बैंड का शेयर निकालने के बाद बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बच्चों में क्या होगी, डिवाइड होगी, यानी जो डॉटर और जो सन्स है उनमें डिवाइड होगी। तो अब हम देखते हैं कि रिमेनिंग अमाउंट को हमने बच्चों में यानी डॉटर और सन में किस हिसाब से डिवाइड करना है। तो रिमेनिंग अमाउंट विल बी डिवाइडेड, यानी शेयर ऑफ पेरेंट्स, शेयर ऑफ विडो, शेयर ऑफ हस्बैंड निकालने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगी, जो बची हुई रकम होगी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। रिमेनिंग अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सन्स एंड डॉटर्स, यानी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो सन्स और डॉटर, बेटी और बेटे में क्या होगी, तकसीम होगी इन द रेशो, किस रेशो में, 2:1 के हिसाब से रिस्पेक्टिवली, यानी
2:1 के हिसाब से जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसको हम सन और डॉटर में क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। 2:1 का मतलब है कि जो सन का हिस्सा होगा वो 2 होगा और 1 जो होगा डॉटर का जो शेयर होगा वो क्या होगा, रिमेनिंग अमाउंट में वो 1 होगा। 2:1 मींस के स्टूडेंट इसका ये भी मतलब होता है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके हमने 3 इक्वल पार्ट्स बनाने और उन 3 इक्वल पार्ट्स में से 2 पार्ट्स जो है वो सन को मिलेंगे और एक पार्ट जो है वो डॉटर को मिलेगा। यानी लेट्स सपोज जो रिमेनिंग अमाउंट है वो इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं। तो इस रिमेनिंग अमाउंट को हमने सन और डॉटर में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फिर इस रिमेनिंग अमाउंट के हम 3 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। 3 में से ये 2 पार्ट जो है ये किसको मिलेंगे, ये सन को मिलेंगे और ये जो लास्ट पार्ट है ये किसको मिलेगा, डॉटर को मिलेगा। क्योंकि मींस कि सन को 2 हिस्से मिले और डॉटर को कितना हिस्सा मिला, 1 हिस्सा मिला रिमेनिंग अमाउंट का। तो इट मींस कि सन और डॉटर में जो रेशो होगी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिस रेशो से वो क्या है, 2:1 है। अब स्टूडेंट यहां पर आपने ये ध्यान रखना है कि लेट्स सपोज अगर जो डिकीज्ड पर्सन है उसका कोई बेटा नहीं है यानी कोई सन ना हो और सिर्फ एक ही डॉटर हो, तो फिर रिमेनिंग अमाउंट का कितना हिस्सा उस डॉटर को मिलेगा। लेट्स सपोज हम कंडीशन लगाते हैं कि इफ डिकीज्ड पर्सन हैज ओनली 1 डॉटर, यानी अगर जो डिकीज्ड पर्सन है उसकी सिर्फ एक ही बेटी है, हैज ओनली 1 डॉटर यानी एक ही बेटी है। इट मींस के नो सन है यानी कोई बेटा नहीं है, सिर्फ एक बेटी है। तो फिर उस बेटी का कितना हिस्सा होगा ये हमने देखना है। तो फिर शेयर ऑफ 1 डॉटर होगा, शेयर ऑफ डॉटर इक्वल होगा हाफ ऑफ रिमेनिंग अमाउंट के, यानी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसका हाफ क्या होगा, उस डॉटर को मिलेगा। अगर किसी डिकीज्ड पर्सन यानी जो मरने वाला शख्स है उसकी एक ही बेटी है तो फिर रिमेनिंग अमाउंट का हाफ किसको मिलेगा, उस डॉटर का शेयर होगा। अब अगर लेट्स सपोज जो मरने वाला शख्स है उसकी एक से ज्यादा बेटियां हैं लेकिन कोई बेटा नहीं है, यानी जो डॉटर्स हैं वो मोर देन 1 हो बट देयर इज नो सन, तो फिर जो शेयर ऑफ डॉटर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, तो देन शेयर ऑफ डॉटर्स इक्वल होता है when the deceased person has more than 1 daughters but no son, तो देन फिर जो शेयर होगा वो 2/3 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट डॉटर्स को मिलेगा। यानी जो 2/3 है जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका 2/3 पार्ट किसको मिलेगा, डॉटर्स को मिलेगा। ये कब होगा, जब जो डॉटर्स हैं वो मोर देन 1 हो लेकिन कोई सन ना हो, यानी अगर डॉटर्स जो है वो मोर देन 1 डॉटर हो यानी जो बेटियां हैं वो मोर देन 1 हो लेकिन बट नो सन यानी कोई बेटा ना हो, तो फिर उनका शेयर क्या होगा रिमेनिंग अमाउंट में 2/3 होगा। यानी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसको 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास शेयर ऑफ डॉटर आएगा when there is no son but daughters are more than 1। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, शेयर्स फाइंड करते हैं। अब स्टूडेंट यहां पर आपने एक छोटा सा नोट याद रखना है कि ये जो x रुपीज है जो डिकीज पर्सन की जो टोटल जायदाद है ये इन वारिसान में यानी इन हेयर्स में, हेयर्स कहते हैं वारिसान को, इन हेयर्स में तकसीम होगी आफ्टर the funeral expenses and debts and testaments, yani this amount will be distributed among the heirs। ये आप नोट याद रखें, this total amount जिसको हमने यहां पर किससे रिप्रेजेंट किया है, x से रिप्रेजेंट किया है, this amount will be distributed among the heirs after
डेब्ट्स कहते हैं कर्जे को, यानी उसके जो मरने वाला शख्स है, जो डिकीज्ड पर्सन है, उसका अगर किसी के ऊपर कर्जा था, यानी उसने किसी का कर्जा देना था, तो हम इस x रुपीस में से उसका जो कर्जा है वो उतारेंगे। और इसके बाद जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस है, यानी जो दफन और के लिए जो खराजात आ जाएंगे, उसको इन x रुपीस में हम शामिल करेंगे, यानी x रुपीस में फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी होंगे। या टेस्टामेंट है, यानी टेस्टामेंट कहते हैं स्टूडेंट किसी वसीयत नामे को कहते हैं, यानी वसीयत नामा ये हो सकता है। टेस्टामेंट किससे कहते हैं? वसीयत नामा, यानी जब मरने वाला शख्स है कोई वसीयत कर सकता है। जैसे कोई अगर मरने वाला शख्स है कि ये वसीयत करे कि मेरे मरने के बाद मेरी जो जायदाद है उसमें से एक मस्जिद भी बनाई जाए, तो ये उसका क्या होगा? टेस्टामेंट होगा। अब ये याद रखना है कि ये जो x रुपीस है ये इन हेयर्स में, यानी इन वारिसान में तकसीम होगी आफ्टर दीज डेब्ट्स, फ्यूनरल एक्सपेंसेस एंड टेस्टामेंट, यानी जो वसीयत नामा है उसको और फ्यूनरल एक्सपेंसेस यानी जो दफन करने के अखराजात होते हैं उनको निकाल के, यानी जो डेब्ट्स है, डेब्ट्स कहते हैं कर्ज को, यानी कर्ज वगैरह उतार के फिर जो बची हुई रकम होगी वो इन वारिसान में क्या होगी? तकसीम होगी। और यहाँ पर ये भी याद रखें कि जो टेस्टामेंट है, यानी जो वसीयत नामा है, वो 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी से ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी जो वसीयत नामा उसने लिखी है, लेट्स सपोज अगर उसने किसी मस्जिद को बनाने के लिए अपने मरते वक्त उसने कहा है कि मेरी जायदाद से एक मस्जिद बनाए, तो उस मस्जिद में हम ज्यादा से ज्यादा x में से 1/3 रुपीस खर्च कर सकते हैं। यानी जो टेस्टामेंट है वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? वो 1/3 ऑफ x हो सकता है। यानी इससे ज्यादा हम टेस्टामेंट में, वसीयत नामा में खर्चा नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये जो है ये अमाउंट इन फॉर्मेलिटीज को पूरी करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पेरेंट्स में, विडो में, हस्बैंड में क्या होगी और इसके अलावा चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो अब आ जाइए हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, इनको यूज। अब क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। डिवाइड अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹3 lakh among 2 sons and 1 daughter and a widow after paying the funeral expenditure ₹10,000। क्वेश्चन में स्टूडेंट आपसे कह रहा है कि प्रॉपर्टी जो है वो टोटल जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? 3 लाख है। और इस 3 लाख प्रॉपर्टी को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 सन्स में और 1 डॉटर में, यानी 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। और इसके अलावा अब विडो यानी एक बेवा है, उनमें तकसीम करना है इस 3 लाख रुपीस को। अब आगे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्टर पेइंग द फ्यूनरल एक्सपेंडिचर ₹10,000, यानी जो दफन करने के अखराजात है 10,000, इनको पे करने के बाद जो बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है इसको हमने इन तीनों में क्या करना है? बेटियों में, बेटू में और विडो में यानी बेवा में तकसीम करना है। तो पहले भी बताया था स्टूडेंट की जो टोटल अमाउंट है वो पहले हम जितने किसी शख्स यानी जो मरने वाला शख्स है, जो डिकीज पर्सन है, उसके ऊपर जो कर्जा होगा वो उतारेंगे सबसे पहले। और इसके बाद उसकी जो टेस्टामेंट है यानी जो वसीयत नामा उसने लिखी हुई है वो का पूरा करेंगे। और इसके बाद जो है वो जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस हैं यानी जो दफन करने के लिए जो अखराजात आते हैं वो उसकी जायदाद में से पूरे करेंगे। और इसके बाद जो बाकी रकम बचती है उसको हम क्या करेंगे? हैज में तकसीम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हम यहाँ पे ये देखते हैं कि टोटल अमाउंट कितनी है। टोटल अमाउंट आपके पास है 3 लाख रुपीस है, यानी इन 3 लाख रुपीस को हमने क्या करना है? डिवाइड करना है अमंग सन, डॉटर एंड विडो। तो लेकिन उससे पहले देखें जो फ्यूनरल एक्सपेंडिचर्स हैं यानी जो दफन करने के अखराजात हैं वो आपके पास कितने हैं? वो है जनाब वाला
10,000 रुपीज है, यानी वो 10,000 रुपीज है। तो हमने यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट पहले निकालनी है कि रिमेनिंग अमाउंट क्या होगी। तो ये आपके पास फ्यूनरल एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, 10,000 है। तो इसका मतलब है कि फ्यूनरल एक्सपेंडिचर्स पूरे करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इट मींस के रिमेनिंग अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 लाख में से 10,000 रुपीज को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये 0 एज इट इज आ जाएंगे, 4 zeros, और 10 - 1 क्या होगा, 9, तो ये 2 आ जाएगा। तो इट मींस के 2,90,000 रुपीज क्या होंगे, रिमेनिंग अमाउंट होगी, बाकी रकम होगी। अब इन 2,90,000 रुपीज को हमने सन, डॉटर और विडो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सन और डॉटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले जो विडो होगी यानी जो बेवा होगी उसका शेयर हमने निकालना है। तो उसका शेयर ऑफ विडो क्या होता है, लेट्स सपोज अगर आपके पास टोटल अमाउंट x रुपीज हो तो x रुपीज में शेयर ऑफ विडो क्या होता है, 1/8x होता है। तो x अब हमारे पास क्या है, 2,90,000 रुपीज है। तो इट मींस के इस 2,90,000 रुपीज में जो शेयर ऑफ विडो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 1/8 इंटू 2,90,000 होगा। तो इसको अगर 2,90,000 को 1/8 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये कैलकुलेटर के जरिए करने से आता है 36,250 आता है। तो इसका मतलब है 2,90,000 में जो शेयर ऑफ विडो होगा वो कितने रुपीज होंगे, वो रुपीज होंगे 36,250 होंगे। अब ये विडो का शेयर हुआ, विडो का शेयर देने के बाद यानी 2,90,000 में से 36,250 रुपीज जो है वो विडो को देने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो सन्स और डॉटर में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो विडो का शेयर निकालने के बाद हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो कितनी होगी, वो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2,90,000 में से माइनस करेंगे 36,250। तो ये हमारे पास आ जाएगा बाय कैलकुलेटर, अगर इसको माइनस करते हैं तो ये 2,53,750 रुपीज जो होगी वो रिमेनिंग अमाउंट होगी। अब इस रिमेनिंग अमाउंट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने सन्स है हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन में 2 सन्स है और 1 डॉटर है, यानी इन 2 बेटों और 1 बेटी में क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है जो रिमेनिंग अमाउंट है। जबकि सन और डॉटर में जो रेशो है वो क्या है, 2:1 है। क्योंकि अब हमारे पास दो यहाँ पे क्वेश्चंस में उसने 2 सन्स बोला है, तो फर्स्ट सन को हम S1 से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड सन को हम S2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक डॉटर है, 1 डॉटर है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिमेनिंग अमाउंट में जो सन्स का शेयर होगा वो 2 होगा। तो S1 की जगह भी हम 2 लिखेंगे, S2 की जगह भी हम 2 लिखेंगे, और जो डॉटर होगी उसका शेयर क्या होगा, उसका हिस्सा जो होगा वो 1 होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2:1 लिखेंगे। अब हम सम ऑफ रेशियो फाइंड करेंगे। सम ऑफ रेशियो किसके इक्वल होगा, 2 + 2 + 1 होगा। इन तीनों एलिमेंट्स के रेशियोज के ये 3 एलिमेंट्स हैं, इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये आपके पास किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल आएगा। अब सन्स शेयर फाइंड करेंगे, शेयर ऑफ ईच सन, यानी हर बेटे का शेयर कितना होगा ये हम देखेंगे। शेयर ऑफ ईच सन फाइंड करने के लिए हम ये देखेंगे कि सन की रेशियो क्या है, 2 है, और सम ऑफ रेशियो क्या आ गई है, 5 आ गई है। तो 2/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट है आफ्टर पेइंग द शेयर ऑफ विडो वो कितनी थी, 2,53,750 रुपीज थी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5 5 25 आएगा। तो ये 0 5 7 35 5 5 25 0। तो ये 2 0 2 5 10 1 कैरी गया, 2 7 14 + 1 15 1 कैरी गया, 2 0 0 + 1
1 आ जाएगा, 0 प्लस 1 1 होगा, और 2 5 जर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इट मींस के हर बेटे का जो शेयर होगा, एक बेटे का जो शेयर होगा वो क्या होगा 1,15,100 रुपीज शेयर होगा, शेयर ऑफ ईच सन। तो अब हम शेयर ऑफ डॉटर फाइंड करेंगे। तो शेयर ऑफ डॉटर फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि डॉटर की रेशो क्या थी 1 थी, और सम ऑफ रेशो क्या आ गई है वो आपके पास 5 है, तो 1 को 5 से डिवाइड करेंगे और टोटल अमाउंट कितनी है वो 2,53,750 रुपीज है। तो ये कटिंग करेंगे तो ये 50,750 आएगा। तो 50,750 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली क्या आती है, यही अमाउंट आती है। तो इट मींस के जो शेयर ऑफ डॉटर होगा वो क्या होगा 50,750 रुपीज होंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे शेयर। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, a man died leaving a house worth rupees 66,000, yeah sorry 6,60,000 and a shop of rupees worth rupees and a shop of worth rupees 3,32,000. Divide this property among his parents, widow and a son and a daughter after paying a debit of 20,000. कहता है कि एक बंदा है वो मर गया और अपने पीछे उसने एक हाउस यानी घर छोड़ा जिसकी कीमत कितनी है 6,60,000 है, और एक शॉप छोड़ी जिसकी कीमत कितनी है 32,000 है। यानी जो शॉप है उसकी कीमत यहां पर स्टूडेंट की 3,20,000 है, नॉट 32,000। डिवाइड दिस प्रॉपर्टी अमंग हिज पेरेंट्स, इस प्रॉपर्टी को आपने डिवाइड करना है पेरेंट्स में। विडो यानी बेवा होगी, उसमें अ सन यानी एक बेटा है, एंड अ डॉटर और एक बेटी है उनमें। आफ्टर पेइंग अ डेबिट ऑफ रुपीज 20,000 यानी एक डेबिट है, उस जो मरने वाला शख्स था उसके ऊपर कर्ज था कितना 20,000 रुपीज का। यानी ये जो 20,000 रुपीज है इनको पे करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसको हमने पेरेंट्स, विडो और सन और डॉटर में क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे ये देखेंगे कि वर्थ ऑफ हाउस यानी जो हाउस है उसकी वर्थ कितनी है। हाउस की वर्थ है 6,60,000 रुपीज है। हाउस की वर्थ कितनी है 6,60,000 रुपीज है। और वर्थ ऑफ शॉप यानी जो शॉप है उसकी वर्थ कितनी है 3,20,000 रुपीज है। तो इसका मतलब है कि टोटल अमाउंट कितनी होगी। जो टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए हम इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे ऐड करेंगे। अगर इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं तो 40 तो एज इट इज आएंगे, 6 + 2 8, 6 + 3 क्या होगा 9। तो इट मींस कि जो टोटल वैल्यू होगी वो कितनी होगी 9,80,000 रुपीज होगी। अब इस 9,80,000 रुपीज में से जो मरने वाला शख्स है यानी जो डिकीज पर्सन है उसके ऊपर डेबिट कितना है 20,000 का है। तो हम इस डेबिट को क्या करेंगे माइनस करेंगे 20,000 रुपीज को इस 9,80,000 रुपीज में से क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो फिर जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो आपके पास क्या आएगी, वो आएगी रिमेनिंग अमाउंट इक्वल होगी ये 0 - 0 0 0 0 8 - 2 6, तो 9,60,000 रुपीज रिमेनिंग अमाउंट होगी। अब ये जो रिमेनिंग अमाउंट है 9,60,000 रुपीज, इसको हमने पेरेंट्स में, विडो में, अ सन में एंड अ डॉटर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले हम लोग पेरेंट्स का शेयर फाइंड करेंगे और फिर विडो का शेयर फाइंड करेंगे। पेरेंट्स और विडो का शेयर देने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसको सन और डॉटर में क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
तो पेरेंट्स का शेयर कितना होता है 1/6 होता है ऑफ टोटल अमाउंट। तो इट मींस कि शेयर ऑफ पेरेंट्स किसके इक्वल होगा, शेयर ऑफ पेरेंट्स इक्वल होगा यानी जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका 1/6 होगा। तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास क्या आ गई है 9,60,000 रुपीज आ गई है। तो इसका 1/6 निकालते हैं तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 1,60,000 रुपीज आ जाएगा। यानी ये जो शेयर होगा ये किसके शेयर होगा, ये शेयर होगा पेरेंट्स का। इसी तरीके से शेयर ऑफ विडो फाइंड करें तो विडो का क्या शेयर होता है, यानी जो बेवा है उसका शेयर कितना होता है, उसका शेयर होगा 1/8x होता है, यानी जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका 1/8x होगा। तो 1/8 ऑफ 9,60,000 हम फाइंड करते हैं तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा, कैलकुलेटर से अगर हम करते हैं तो ये 1,20,000 रुपीज क्या होगा, शेयर ऑफ विडो होगा। अब हमने स्टूडेंट के शेयर ऑफ विडो और शेयर ऑफ पेरेंट्स देने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसको हमने क्या करना है बच्चों में डिवाइड करना है। तो इसके लिए पहले रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करने के लिए हम शेयर ऑफ पेरेंट्स और शेयर ऑफ विडो को ऐड करेंगे। तो ये 3 जीरोस तो एज इट इज आ जाएंगे, 4 जीरो भी आएगा, 6 + 2 क्या होगा 8, 1 + 1 क्या होगा 2। तो इट मींस के 2,80,000 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें किससे 9,60,000 से तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी। तो रिमेनिंग अमाउंट हम कैसे फाइंड करेंगे, 9,60,000 में से माइनस करेंगे 2,80,000 को। अगर 9,60,000 में से माइनस करते हैं तो 4 जीरोस तो एज इट इज आ जाएंगे और ये 16 - 8 क्या होगा 8 होगा और 8 - 2 क्या होगा आपके पास 8 - 2 6 होगा। तो इट मींस कि जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो क्या होगी 6,80,000 रुपीज होगी। अब ये जो 6,80,000 रुपीज है इनको हमने एक बेटा है जो डिकीज पर्सन है उसका एक बेटा है, असन का मतलब होता है 1 एक बेटा 1 सन है और 1 डॉटर है अ डॉटर है। तो इट मींस कि हमें पता है कि सन रेशो डॉटर किसके इक्वल होगा 2:1 होगा। तो सम ऑफ रेशो फाइंड करेंगे तो सम ऑफ रेशो क्या होगा 2:1 को अगर ऐड करते हैं तो ये 2 + 1 क्या होगा 3 होगा। तो अब शेयर ऑफ सन फाइंड करते हैं रिमेनिंग अमाउंट में। तो शेयर ऑफ सन किसके इक्वल होगा, सन की रेशियो क्या है 2 है, सम ऑफ रेशियो क्या है 3 है। तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास क्या है 6,80,000 रुपीज है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगी, यानी ये 3 2 6 3 2 6 2 कैरी आ गया और फिर ये आपके पास होगा कैलकुलेटर से अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2 6 6 6.6 आ जाएगा, यानी 2,26,666.6 आ जाएगा। और अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा 4,5,3,3.3। तो इट मींस कि जो शेयर ऑफ सन होगा 6,80,000 में वो कितना होगा 4,53,333.3 होगा। इसी तरीके से शेयर ऑफ डॉटर फाइंड करेंगे तो डॉटर की रेशियो क्या है 1 है और सम ऑफ रेशियो क्या आ गई है 3 आ गई है। तो 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 6,80,000 के साथ तो ये आपके पास ऑब्वियसली क्या आ जाएगा 2,26,666.6 आ जाएगा। तो दिस विल बी द शेयर ऑफ क्या होगा डॉटर होगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे अटेम्प्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह इसी टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो करेंगे जिनमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 था
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 15 करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।